आइए फिल्मों वाली जासूसी की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक ऐसी सच्ची कहानी की गहराई में उतरते हैं जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम बात कर रहे हैं रविंद्र कौशिक की, जिन्हें भारत का सबसे बेहतरीन डीप कवर एजेंट माना जाता है। असल जासूसी में ना सबसे खतरनाक हथियार कोई हाईटेक गैजेट या बंदूक नहीं, बल्कि इंसान का अपना दिमाग होता है। और आज हम इसी दिमाग के रहस्य को समझने वाले हैं। बड़े पर्दे पर जासूस कैसे दिखते हैं? एकदम महंगे सूट में, हथियारों से लैस स्पोर्ट्स कार दौड़ाते हुए और हर बार किसी बड़े धमाके के बीच से बचकर निकलते हुए, है ना? लेकिन असल जिंदगी की जासूसी इससे बिल्कुल अलग है। एक असली एजेंट को एक्शन और स्टंट्स की नहीं, बल्कि एक अकल्पनीय मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति, बहुत गहरी सहानुभूति और कभी ना टूटने वाले मानसिक लचीलेपन की जरूरत होती है। सच कहें तो ये दिमाग पर पड़ने वाले उस भारी बोझ की कहानी है जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि फिल्मों और असलियत में क्या फर्क है, एक रिक्रूट का दिमाग कैसे काम करता है, गहरी सहानुभूति कैसे उन्हें एक नई जिंदगी जीने में मदद करती है, और अंत में इस सब की असली मानवीय कीमत क्या होती है। चलिए सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि आखिर रविंद्र कौशिक के इर्द गिर्द बुने गए इस मिथक की शुरुआत कहाँ से हुई और इसके पीछे की जमीनी सच्चाई क्या है। बात है 1952 के राजस्थान की। दिलचस्प बात यह है कि कौशिक किसी बड़ी मिलिट्री एकेडमी से नहीं निकले थे। वो दरअसल एक बेहद जुनूनी थिएटर एक्टर थे। उनके पास भाषाओं को बहुत जल्दी पकड़ने की एक अजीब सी कला थी, और वो एक गिरगिट की तरह किसी भी किरदार में पूरी तरह ढल जाते थे। और खुफिया दुनिया को असल में इसी मानसिक लचीलेपन की ही तो सबसे ज्यादा तलाश होती है। अगर हम उनके सफर पर नजर डालें तो ये किसी मैराथन से कम नहीं लगता। 1973 में खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़ने से लेकर 2001 में आखिरी सांस लेने तक, ये दशकों तक चलने वाली एक ऐसी मनोवैज्ञानिक दौड़ थी जिसकी शुरुआत एक साधारण से थिएटर मंच से हुई थी और जिसका अंत अंतर्राष्ट्रीय जासूसी के सबसे खतरनाक चक्रव्यूह में हुआ। अब ये सवाल उठता है कि रॉ जैसी खुफिया एजेंसी ने उनमें ऐसा क्या देखा? आखिर एक रिक्रूट के अंदर वो कौन सी मनोवैज्ञानिक खूबियां होती हैं जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती हैं? इसका सबसे बड़ा जवाब है मानसिक संतुलन या पॉइज, यानी भारी दबाव के बीच भी एकदम शांत रहना। हुआ यूं था कि कौशिक मंच पर एक ऐसे भारतीय सैनिक का किरदार निभा रहे थे जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। उस दौरान उनका अपनी भाषा पर जो कंट्रोल था और जो अटूट शांति उनके चेहरे पर थी, वो इतनी असली लग रही थी कि खुफिया अधिकारियों की नज़र सीधे उन पर पड़ी। इतने भारी दबाव में भी खुद को शांत रखना ही एक परफेक्ट एजेंट की पहली निशानी है। और फिर शुरू हुई ट्रेनिंग। दिल्ली में उनकी ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल नहीं थी, बल्कि ये तो एक इंसान को पूरी तरह से मिटाकर एक नया इंसान बनाने की प्रक्रिया थी। इस्लामी धर्मशास्त्र को गहराई से पढ़ना, पाकिस्तानी उर्दू के लहजे को बिल्कुल वहाँ के लोगों की तरह बोलना, और सबसे खौफनाक हिस्सा, अपनी पिछली पहचान का नामो निशान तक मिटा देना। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। रविंद्र कौशिक का अस्तित्व खत्म हो गया, वो अब नबी अहमद शाकिर था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। डीप कवर के लिए अपने ही अतीत, अपने परिवार और अपनी जड़ों को मानसिक रूप से मार देना किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ होता है। खैर, नई पहचान तो बन गई, लेकिन अब इस पहचान को जीना था। आइए देखते हैं कि कैसे ये सहानुभूति और ये डीप कवर असल जिंदगी के एक बहुत बड़े ऑपरेशन में तब्दील हो जाता है। सिर्फ 23 साल की उम्र में सीमा पार करना, कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, वहां से कानून की डिग्री हासिल करना और फिर पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर शामिल होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो सैन्य लेखा विभाग में मेजर के पद तक पहुंच गए थे। खुफिया एजेंसियां इसे डीप कवर ऑपरेशंस की सबसे बड़ी कामयाबी मानती हैं। इस पूरी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक वजह थी, उनकी अत्यधिक सहानुभूति। इसी खूबी के दम पर वो वहाँ के समाज में ऐसे घुल मिल गए जैसे वो वहीं के हों। उन्होंने एक स्थानीय महिला से शादी की, उनका एक बच्चा भी हुआ, और इतने सालों तक उनका कवर जरा सा भी नहीं टूटा। ये सब तभी मुमकिन है जब आप सचमुच दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस कर सकें और उनके साथ एक ऐसी जिंदगी जी सकें जो अंदर से पूरी तरह एक भ्रम हो। और इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? उनका ये तेज दिमाग और जोखिम उठाने की क्षमता ही थी जिसने उन्हें सीधे नई दिल्ली तक बेहद संवेदनशील खुफिया जानकारी पहुंचाने में मदद की।
सैनिकों की हलचल और सैन्य रणनीतियों के इस एडवांस डेटा ने भारत को भू राजनीतिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा निर्णायक फायदा पहुंचाया। उनकी इसी बेमिसाल कामयाबी को देखते हुए उन्हें एक बहुत ही खास नाम दिया गया, द ब्लैक टाइगर। और ये उपाधि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि खुद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दी थी। ये उनके कौशल और देश के लिए उनके योगदान का सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। अब हमें उस स्याह पहलू की तरफ मुड़ना होगा जो हमें बताता है कि इस तरह की जासूसी की असली मानवीय कीमत क्या चुकानी पड़ती है। फिल्मों की तरह यहाँ कोई जादुई बचाव नहीं होता। 1983 में उनका वो शानदार कवर अचानक टूट गया, और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें उनकी अपनी कोई मानसिक चूक नहीं थी। एक निचले स्तर के एजेंट से संपर्क करने में हुई एक भारी गलती ने बाहरी तौर पर पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद का सच बहुत ही खौफनाक था। उन पर अमानवीय क्रूरता के साथ पूछताछ की गई। पहले उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। उन्होंने उच्च सुरक्षा वाली जेलों में 16 दर्दनाक साल गुजारे। वहां से छुपकर भारत भेजे गए उनके पत्रों में उनके तेजी से बिगड़ते स्वास्थ्य का दर्द झलकता था। यही जासूसी की वो डरावनी सच्चाई है जिसे पर्दे पर बड़ी सफाई से छुपा लिया जाता है। इस सब के बावजूद हमें उनके मनोवैज्ञानिक लचीलेपन की दाद देनी होगी। इसी मानसिक मजबूती ने 2001 में उनके निधन तक उन 16 सालों की भयानक कैद में उन्हें जिंदा रखा। इतनी अकल्पनीय विपत्ति के बावजूद उन्होंने अपनी मूल निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा। उनका दिमाग ही उनका सबसे मजबूत हथियार और उनका इकलौता सहारा था। अंत में ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है और एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाती है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हासिल किए गए ये भू राजनीतिक लाभ किसी इंसान के इस कदर मनोवैज्ञानिक विनाश और उसके इस अंतिम बलिदान को कभी भी सही ठहरा सकते हैं? हम सबको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए।